हेलो माय डियर। जैसा कि आज हम लोग चैप्टर 4 क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। तो बिहार बोर्ड जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है हमारा, ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग आज से ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग 4 लेसन देखेंगे, जिसमें कि जो 4.1 होगा हमारा, जो 4.1 जो लेसन पढ़ेंगे, ये एक्चुअली सिर्फ ओनली फॉर क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण का परिचय देखेंगे। द्विघात समीकरण का इसमें हम लोग परिचय देखने वाले हैं, ठीक है। तो 4.1 इसमें हम लोग 4 लेसन पढ़ना है 4 में। तो 4.1 हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण का परिचय देखना है, ठीक है। उसके बाद जो 4.2 है हमारा, इसमें 4.2 उसमें हम लोग गुणनखंड देखेंगे। 4.2 में गुणनखंड सीखना है हमें, गुणनखंड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4.3 है हमारा, जो हम 4.3 इसमें चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 3 4.3। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, पूर्ण वर्ग विधि। एक टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो होगा 4.1 ओनली फॉर क्या देखना है, इसके अंदर द्विघात समीकरण को जानना है और इसके बारे में थोड़ा परिचय देखना है, बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ओके। 4.2 जब स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। 4.3 जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये होगा हम लोग का क्या, पूर्ण वर्ग विधि होगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा लेसन होगा हमारा 4.4, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मूलों की प्रकृति देखेंगे। मूलों की हम लोग प्रकृति देखने वाले हैं, ठीक है। मूलों की इसमें हम लोग प्रकृति देखेंगे। तो ये 4 लेसन हम लोगों को पढ़ाई कर दी है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म होगा, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 4 को, जो 4.1 होगा चैप्टर 4 का, द्विघात समीकरण के परिचय को अच्छे से समझेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यार, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को जैसे पढ़ाया जाए उस तरीका से नोट करना है, चाहे तो पहले इसको भी नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखना है सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं, बहुपद, बहुपद एवं समीकरण में अंतर देखेंगे। जो द्विघात समीकरण होता है वो बहुपद में क्या अंतर होता है, पहले वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पहला है हमारा बहुपद एवं समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण में क्या अंतर है उसको समझते हैं। तो देखिएगा, जो बहुपद है हमारा, जो चैप्टर 2 है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 2, जो बहुपद होता है, ये होता क्या है कि इक्वल 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वल के बराबर 0 जो होता है ये नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, ओनली फॉर एक रूप में चलता है, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का रूप चलता है। इसमें बराबर 0 हम नहीं लिखते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ओके। समीकरण क्या होता है, जो समीकरण है हमारा, जो द्विघात समीकरण, तो ये जो होता है ना, ये ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ओके। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखें, इसमें 0 के बराबर नहीं है और ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है बहुपद में और द्विघात मतलब समीकरण में। तो बहुपद और समीकरण में बस 0 इक्वल का अंतर है। यहाँ अगर इक्वल 0 लग जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा तो ये बहुपद बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोनों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। बहुपद जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 2 में आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर 2 द्विघात बहुपद आप लोग पढ़े होंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, द्विघात समीकरण, जो कि चैप्टर हमारा क्या है, ये 4 है। चैप्टर 4 हम लोग 4 लेसन के रूप में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इस चीज को कि बहुपद और द्विघात मतलब समीकरण में क्या अंतर है। बढ़े आगे।
तो जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, अपने कॉपी नोटबुक में नोट करते जाइएगा, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए। तो ये था क्या हमारा बहुपद एवं समीकरण में अंतर था। ठीक है, हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये मानक रूप क्या होता है तो देखिएगा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर, जो अभी हम लोग पढ़े थे, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का रूप होता है। ठीक है, ये 2 होता है, ये 2 है, तो ये इस तरीका से क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण का ये मानक रूप हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे हम 0 हटा देते हैं तो ये समीकरण नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा क्या था, द्विघात समीकरण में मानक रूप। तीसरा क्या देखने वाले हैं, द्विघात समीकरण के गुणांक। ये गुणांक अभी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा अच्छा काम करता है, अच्छा ही काम में आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये गुणांक क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लें, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, इसमें एक कंडीशन होता है, कंडीशन लिख लीजिएगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0। चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, ए का जो मान होना चाहिए वो कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर ए 0 हो गया तो ना तो वो द्विघात समीकरण होगा, ना ही वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इसलिए ए का मान 0 हम नहीं लिख सकते हैं। बी और सी जो है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी और सी का मान एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बस एक बात याद रखना है कि ए का जो मान होगा वह हम 0 नहीं ले सकते हैं, लेकिन बी और सी जो है ना, बी और सी, ये 0 का मान हम ले सकते हैं, 0 हो सकता है। 0 के अलावा ये कुछ भी हो सकता है, बस रूल हमें याद रखना है, ये जो ये होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए बस। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए चलिए, हम लोग अब देखने वाले क्या है, द्विघात समीकरण के गुणांक। ये गुणांक क्या होते हैं हम लोग इसको देखेंगे अब। ठीक है, तो देखिएगा ये गुणांक क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, या आपसे क्वेश्चन किया जाए एक्स के गुणांक कौन है, एक्स के गुणांक कौन है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास एक क्वेश्चन के रूप में दिया है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से हमें गुणांक बताना है, इसमें से हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए है, मतलब ए का मान हम तो कुछ भी ले सकते हैं, ओनली फॉर किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा, ए के बगल में जो भी नंबर दिया रहेगा, वही हमारा क्या होगा, गुणांक होगा, किसका, एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स का पूछा जाए, एक्स का पूछा जाए गुणांक, तो जो एक्स के बगल में जो भी नंबर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो एक्स के बगल में कौन सा नंबर है, अभी मान लेते हैं बी, तो यही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, बात समझ में आ गया। मान लो कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर के गुणांक बताइए या एक्स के गुणांक बताइए, बताइए इसमें से कौन होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होंगे और एक्स के गुणांक क्या होंगे, बताइए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कौन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर गुणांक हो गए 2 हो गए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा एक्स के गुणांक, ये हो गया 6। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, और एक्स का जो गुणांक होगा वो कितना है, 6 है।
अगर गुणांक पूछा जाए ऑब्जेक्टिव के अंदर में तो आप ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो जो भी गुणांक आपसे पूछा जाए आप कर सकते हैं। तो गुणांक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपसे दे सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन में एक चीज और आ सकता है इस सीट पे कि हमें ए का मान बताइए, बी का मान बताइए और सी का मान बताइए, ठीक है। आपसे ए बी सी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसमें से बताइए ए बी सी का मान कौन है, तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो ए का मान बताइए क्या होगा, ए का मान 2 हो जाएगा। इसको ए बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलेंगे, ए बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला हमारा ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, ये 6 लिख देंगे, ओके। एक्स को नहीं लेना है, एक्स को छोड़ करके सिर्फ ओनली फॉर गुणांक, जो गुणांक होता है उसी नंबर को लिखते हैं। एक्स को छोड़ देंगे, उसके बगल का जो गुणांक होगा हमारा वही वैल्यू लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा 2, ये हमारा बी क्या हो गया 3, और सी क्या हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को बताना है, कमेंट करके जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें से हमें एबीसी का मान बताना है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें से हमें ये बताएं कि सबका एबीसी का मान क्या होगा। अगर आंसर सबका सही आएगा तो समझ जाएंगे, आप लोग समझ गए। तो कमेंट में जरूर बताएं सबका एबीसी का। एक नंबर में बताइए एबीसी का मान क्या होगा, 2 नंबर का बताइए एबीसी का मान क्या होगा, और तीसरा का बताइए एबीसी का क्या होगा। जल्दी से बताएं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देख लें और कमेंट में टाइप करें, उसके बाद हम इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है।